हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आगामी बीएसटीसी और सीईटी व अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। आप कहाँ कहाँ पर रह रहे हो, हमारे हमारे को इससे क्या लेना लेना देना, रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी, मेरे तो सांस फूल गई। तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? इनमें से शुद्ध वाक्य है, रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी। क्या थी? रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी। बाकी तीनों क्या है? गलत है। बाकी तीनों क्या है? गलत है। इसका सही ऐसे होगा, मेरा, मेरी, मेरी। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? ये इसका सही वाक्य क्या होगा चौथे का? मेरी तो और हमारे को इससे क्या लेना देना, यानी हमको। इसमें क्या होगा? हमको इससे क्या ले देना, हमको इससे क्या लेना देना, हमको इससे क्या ले लेना देना। और आप कहाँ पर रह रहे हो, यानी आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, कहाँ कहाँ रहते हो, रहते हो। इसका ये शुद्ध वाक्य होंगे। लेकिन पहले से ही हमें शुद्ध वाक्य दे रखा है, रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी। इसका यह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक शुद्ध वाक्य है और बाकी तीनों अशुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निरामेय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निरामेय शब्द में हमें उपसर्ग बताना है। तो निरामेय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? निर प्लस आ प्लस मय, निर प्लस आ प्लस मय, यानी निर उपसर्ग। इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? निर उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर प्लस आ प्लस मय। निरामय को मतलब होता है निरोगी। क्या होता है? निरोगी, निरोगी, अर्थात जिसकी निर्मल काया होती है। निर्मल काया, काया का मतलब शरीर, यानी कोई रोग दोष उस पर नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? निरामय। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? दो दो नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, निरुपसर्ग इसमें हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी इनमें से कौन सा है जो निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह, मेरा, कोई, क्या। तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और क्या, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है इसमें। और मेरा, मेरा में ये उत्तमवाचक, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यह है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, यानी इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? यानी इनमें से एक तो शब्द तत्सम है और बाकी तद्भव है। अंधेरा क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। उगलता, उगलता क्या है? यह भी तद्भव है। और ऊपर, ऊपर ये भी एक क्या है? तत्सम है, तद्भव, सॉरी सॉरी, तद्भव है। और ये क्या है? उपल, उपल क्या है? ये क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से तद्भव शब्द है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? यानी पहले तो हमें इनमें से शब्द जो ढूंढना है कि तद्भव कौन सा है। कंटक है, कंटक हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम, तत्सम, तत्सम शब्द है। कंटक का तद्भव क्या होता है? कांटा होता है। क्या होता है? कांटा होता है। कमल भी क्या है? तत्सम शब्द है। और कर्तव्य भी क्या है? तत्सम शब्द है। लेकिन कपास, कपास क्या है? तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा करपस, करपास, करपास। इसका
तत्सम होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तद्भव का प्रयोग हुआ है तो कपास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, जिसके अवयव ना हो के लिए एक एक शब्द है, यानी जिसके अवयव, अवयव का अर्थ होता है टुकड़े, जिसके कोई टुकड़े न हो यानी कोई अवयव न हो तो उसका क्या हो जाएगा? निर्वयव, निराकार, निराश, निर्थक। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? निर्वयव। क्या हो जाएगा? निर्वयव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि, यानी इनमें अल्प प्राण ध्वनि कौन से में है? तो हमें बताना है कि अल्प प्राण ध्वनि कौन से में है। तो स में है में है या ये में है? तो इसमें ये में क्या है? अल्प प्राण ध्वनि। क्या है? अल्प प्राण ध्वनि है। समय, समय, महाप्राण। क्या है? महाप्राण ध्वनि है। क्या है? महाप्राण। है में भी महाप्राण ध्वनि है। क्या है? महाप्राण ध्वनि है। और ख में भी महाप्राण ध्वनि का प्रयोग हुआ है। लेकिन एक ही ऑप्शन है इसमें ये जिसमें अल्प प्राण ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, जो सुनने में मधुर हो के लिए एक शब्द कौन सा है? यानी जो सुनने में मधुर हो उसे क्या बोलते हैं? श्रुति मधुर, श्रुति कटु, शोध, शूल पाणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रुति मधुर यानी सुनने में मधुर यानी मीठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रुति मधुर इसका। और श्रुति कटु यानी जो सुनने में कड़वा हो, यानी सुनने में कड़वा, सुनने में कड़वा हो। क्या हो? कड़वा हो, उसे क्या कहते हैं? श्रुति कटु। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, कौन सा शब्द माधव शब्द का अर्थ नहीं है? यानी माधव शब्द का अर्थ नहीं है। किसमें नहीं है? माधव शब्द का अर्थ, माधव शब्द का अर्थ महुआ भी है, बहाना नहीं है, कृष्ण भी है और बैसाख मास भी है। तो इसका बहाना क्या होता है? ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है। ब्याज का शब्द है ये। और बाकी ये तीनों माधव के हैं। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? बहाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश से बातें करना यानी आकाश से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत ऊंचा होना, अत्यधिक प्रयास करना, खतरे का काम करना, क्रोध शांत करना। तो बहुत ऊंचा हो जाना। क्या होना? बहुत ऊंचा होना। क्या होना? बहुत ऊंचा होगा तभी तो आकाश से बातें करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ऊंचा होना। आपके लिए दोस्तों एक मुहावरा आ सकता है, हवा से बातें करना। हवा से बातें करना, बातें करना। इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हवा से बातें करना का क्या अर्थ होगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, उपाध्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यानी उपाध्याय में हमें बताना है कि कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपाध्याय का हम सबसे पहले संधि विच्छेद करते हैं, यानी किन शब्दों से मिलकर बना है? उप प्लस अध्याय, उप प्लस अध्याय से मिलकर बना है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। इसमें 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, आरा प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है। यानी आरा प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनाया गया है? बन्नाटा, घुमाव, निपटारा या घराना। तो घराना, घराना में आना प्रत्यय क्या है? आना प्रत्यय। घर प्लस आना, घर प्लस आना। और निपटारा में निपट, निपट प्लस आरा, निपट प्लस आरा। इसमें क्या है? आरा प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निपटारा इसमें आरा प्रत्यय लगाया गया है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, धूमिल शब्द का सही विलोम क्या है? यानी धूमिल का मतलब होता है धुंधला, धुंधला। इसका सही शब्द, सही विलोम शब्द क्या है? उज्जवल, निर्माण, अधीर या गुण। तो इसका सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उज्जवल। उज्जवल यानी उजाला, उजाला एक प्रकार से उजाला। और धूमिल का मतलब होता है अंधकार, अंधकार। अंधकार का सही क्या हो जाएगा? उजाला ही तो होगा। तो उज्जवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्जवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। निर्माण को विनाश हो जाएगा, विनाश, निर्माण करना यानी विनाश करना। अधीर का धीर हो जाएगा।
और गुण का अगुण हो जाएगा, अगुण इनके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो आपको दोस्तों इनका याद रखना है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, आक्रमण का विलोम शब्द है, यानी आक्रमण का विलोम शब्द बताना है हमें। प्रसारण, प्रतिरक्षा, विगत, दुर्ग्रह। तो आक्रमण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा, यानी प्रतिरक्षा। आक्रमण करना यानी प्रतिरक्षा करेंगे, यानी हमारी अपनी रक्षा करेंगे, तभी तो आक्रमण का जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मार्जार शब्द का शुद्ध रूप है, यानी मार्जार का शुद्ध रूप कौन सा है? तो मार्जार, माजार, माजूरा, मारजारा। तो इसका सही शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मारजार इसका राइट आंसर होगा। इसको हमें मारजार इस प्रकार से लिख सकते हैं, मारजार इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित शब्द शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? मौलिक, मालूम, भरत या मौलिक। तो इसका शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? मौलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी तीनों गलत है। मौलिक को तो ये लिख ही दिया आपने। मामूल, मालूम, मालूम को क्या लिखेंगे? मालूम इस प्रकार लिखा जाएगा, मालूम इस प्रकार लिखा जाए, भरत है नहीं आएगा, ये भरत है, भरत, भरत, भरत आएगा, भरत यानी रामायण वाला भरत आएगा इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, भवन और भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? भवन, भवन और भुवन शब्द का सही अर्थ क्या है? तो भवन का अर्थ होता है मकान, भवन का अर्थ क्या होता है? मकान। और भुवन, भुवन क्या होता है? भुवन क्या होता है? संसार। क्या होता है? संसार होता है। तो मकान संसार, बहाना संसार, मकान भावना, सरस्वती बहाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मकान संसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, अपेक्षा, अपेक्षा में कौन सी संधि है? यानी अपेक्षा में हमें संधि बतानी है, अपेक्षा में कौन सी संधि है? अपेक्षा में हमें संधि बतानी है कि कौन सी संधि है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका संधि विच्छेद। क्या देखते हैं हमें? इसका संधि विच्छेद। उप प्लस इक्सा, उप प्लस इक्सा, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? तो बताइए उपेक्षा में कौन सी संधि हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए उपेक्षा में कौन सी संधि होगी। तो उपेक्षा में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। क्या होगी? गुण संधि होगी। क्या होगी? गुण संधि इसमें हो जाएगी। तीसरा नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और ई से मिलकर ए बन रहा है, ए और ई से मिलकर ए का निर्माण होता है, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? यानी इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें गुण संधि है? रोगोपचार, हितैषी, महोज या अत्यंत। तो रोगोपचार, रोगोपचार का सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे, रोग प्लस उपचार, रोग प्लस उपचार, रोग प्लस उपचार। ए और उ से मिलकर ओ बन रहा है, ए और उ से मिलकर ओ बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। इसमें ही क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। तो हितैषी में देखते हैं, हित प्लस एसी, हित प्लस एसी, इसमें ए और ए से मिलकर बड़ा ए बन रहा है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। और महोज में कौन सी संधि हो जाएगी? महा प्लस ओज, यानी आ और ओ से मिलकर ओ बन रहा है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें भी वृद्धि संधि हो जाएगी। और अत्यंत में देखते हैं हम, अति प्लस अंत, और ई और ऐसे मिलकर ये बन रहा है, ई और ये ऐसे मिलकर ये बन रहा है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें संधि हो जाएगी यण संधि। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कौन से में गुण संधि है? तो रोगोपचार में गुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, किस शब्द में बहुवीरी समास है? कौन से शब्द है इनमें से जिसमें बहुवीरी समास है? कलमु है, जलवायु, फल फूल, राजयोग। तो कलमु है, काला है, मुंह है,
जिसका, काला है मुंह है जिसका, काला मुंह है जिसका, है जिसका, है जिसका यानी लांछित व्यक्ति। क्या है? लांछित व्यक्ति। लांछित यानी जिस पर लज्जा लगाई गई हो, लांछित व्यक्ति यानी जिस पर आरोप लगाया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? लांछित व्यक्ति। तो कलमुआ में कौन सा समास हो जाएगा? कलमुआ में समास हो जाएगा हमारा बहुवीर समास। और फलफूल में हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। और राजयोग, राजा का योग, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, सॉरी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, अनुसरण में कौन सा समास है? यानी अनुसरण में हमें समास बताना, अनुसरण में कौन सा समास है? अनुसरण में कौन सा समास है? तो हम अनुसरण में कौन सा समास होगा? तो अनुसरण का पहले देखते हैं। अनुपसर्ग है इसमें, अनु प्लस शरण से मिलकर बना हुआ है। अनु का मतलब पीछे, शरण के पीछे, शरण के बाद शरण, यानी शरण के पीछे, शरण का मतलब होता है शरण के बाद शरण। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। उपसर्ग का प्रयोग केवल एक ही समास में होता है, अव्ययी भाव समास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ग्रंथ और ग्रंथि शब्द, शब्द युग्म का सही अर्थ है। यानी ग्रंथ और ग्रंथि शब्द का शब्द युग्म कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है किताब। क्या होता है? किताब। और ग्रंथि, ग्रंथि जो सिक्कों के गुरु होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्कों के गुरु को ग्रंथि बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किताब और सिख गुरु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, नयन शब्द बना है, यानी नयन शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो नयन शब्द बना है नया, नया प्लस न से, नई प्लस अयन से, न प्लस अयन से, या ने प्लस अयन से। तो नया शब्द बना है ने प्लस अन से। किससे? ने प्लस अन से। इसमें नयन बना है। क्या बना है? नयन, क्योंकि इसमें ए और ए और ऐसे मिलकर अय बना है। क्या बना है? ए और ऐसे मिलकर अय शब्द का निर्माण हुआ है। तो इसमें नयन में ए और ऐसे मिलकर अय शब्द का निर्माण हुआ है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें संधि बताइए दोस्तों। इसमें संधि हो जाएगी हमारी अयादि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। अयादि संधि में अय और अव, अय और अव दो शब्द होते हैं, इनसे संधि होती है। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, कौन सा शब्द कर शब्द का अर्थ नहीं है? यानी कर शब्द का अर्थ, कौन सा शब्द है जिनमें से कर शब्द का अर्थ नहीं निकलता है? कर का मतलब हाथ होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, कर का मतलब टैक्स, टैक्स भी होता है, इसे इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं कर का मतलब। और कर का मतलब कान नहीं होता है, करण का मतलब होता है। क्या होता है? करण, करण का मतलब कान होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कान में कर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हरितमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, यानी हरितमा में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो हरितमा में हमारा हरित, हरित प्लस इमा, हरित प्लस इमा से मिलकर बना है। हरित प्लस इमा, सॉरी इमा से मिलकर बना है। तो इसका हरितमा बनता है, हरितिमा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय? ईमा प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ईमा प्रत्यय है। इसमें राइट आंसर ईमा प्रत्यय, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, बलराम पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो बलराम का पर्यायवाची नहीं है? मूसली, राम, हली और विपुल। मूसली, हली, राम और विपुल। मूसली, हली, राम और विपुल, इनमें से कौन सा है जो बलराम का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों बताइए कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है बलराम का? तो इनमें से मूसली, जो मूसली शब्द है वो क्या है? बलराम का पर्यायवाची। क्या है? बलराम का पर्यायवाची है। और जो राम भी है वो भी बलराम का पर्यायवाची है। और जो हली है, यानी हल को धारण करने वाला, हल को धारण करने वाला, धारण करने वाला, यानी बलराम जी का अस्त्र क्या था? हल था।
वो तो ये हलीबी बलराम का पर्यायवाची है। लेकिन विपुल, विपुल होता है बहुत, विपुल होता है बहुत का पर्यायवाची। किसका? बहुत का पर्यायवाची होता है, बहुत का पर्यायवाची होता है, बहुत का पर्यायवाची होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विपुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बलराम का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है? तो इनमें से कौन सी क्रिया है जिसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है? तो इनमें से कौन सी क्रिया ऐसी है जो अकर्मक क्रिया का बोध कराती है हमें? बच्चा रोता है, राम पत्र लिखता है, मोहित पानी पीता है, नीलम पुस्तक पढ़ती है। तो अकर्मक और सकर्मक में क्या अंतर है? तो दोस्तों देखिए, अकर्मक और सकर्मक में क्या अंतर है? सकर्मक में क्या और कौन का उत्तर मिलता है? क्या मिलता है? उत्तर मिलता है। लेकिन इसमें क्या का उत्तर नहीं मिलता। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला हमारा बच्चा रोता है, क्या रोता है? इसमें क्या का उत्तर नहीं है, क्या का उत्तर नहीं है। इसमें राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र इसका उत्तर हो गया, क्या का उत्तर हो गया? प्रश्न पत्र क्या का उत्तर हो गया। मोहित क्या पीता है? पानी पीता है, पानी इसका उत्तर हो गया, क्या का। और नीलम पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है? पुस्तक क्या का उत्तर हो गया, क्या हो गया? क्या का उत्तर हो गया। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया किसमें प्रयोग हुई है? बच्चा रोता है में अकर्मक क्रिया का प्रयोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का सही अर्थ है। आधा तीतर और आधा बटेर लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है? दोनों ओर संकट, अनमेल योग, गुणों के विपरीत नाम, दोहरा फायदा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनमेल योग यानी आधा तो तीतर और आधा बटेर, इसका मतलब है दोनों का मेल ना होना, दोनों का मेल ना होना, यानी अनमेल होना। क्या होना? अनमेल होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? यानी सामने जो अर्थ लिखा है वो सही नहीं है। कौन से मुहावरे में ऐसे में है जो सामने अर्थ लिखा है वो सही नहीं है? आड़े आना, बाधा डालना। आड़े आना का मतलब है बाधा डालना। और एक न चलना, यानी वश न चलना। क्या है? वश न चलना। एक न चलना का मतलब है वश न चलना। एक से 21 करना यानी बढ़ना। एक आंख से देखना, क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें अर्थ सही नहीं है? तो आड़े आना का मतलब बाधा है, सही है। एक न चलना, वश न चलना, सही बात है। एक से 21 होना यानी बढ़ना, एक आंख से देखना यानी बराबर समझना। इसका क्या हो जाएगा? बराबर समझना होता है इसका। एक आंख से देखना का मतलब है बराबर समझना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तब